नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं वर्ग 7 के SCERT की पुस्तक हमारी दुनिया, जो कि भूगोल की पुस्तक है, इसके अंतर्गत अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप न सिर्फ तथ्यों को सीख पाएंगे, बल्कि इस चैप्टर की जो संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट है, इसे भी आप बेहतर ढंग से समझने में सफल होंगे। तो साथियों, आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इसकी चर्चा करेंगे साथियों। तो पहली जो ये बॉक्स के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ हमें मिल रही है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों का जिक्र करूँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही कंसेप्ट को भी देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, यहाँ पहला है कि भू प्रॉपर्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेट गतिशील रहती है, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। यानी भू प्रॉपर्टी में छोटी बड़ी कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं, और इन्हीं प्लेटों से, चूंकि प्लेट गतिशील रहती है, अतः इन्हीं प्लेटों से द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। आप सब समझ गए होंगे साथियों। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो साथियों, हमारा भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। यानी भूकंप की घटना से आप सभी परिचित होंगे, और कुछ लोग डराते भी रहते हैं कि भूकंप आने वाला है ये। तो आप ये जान लें कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाना अभी तक संभव नहीं है, ये बात आप जान लें। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे भूकंप क्यों आते हैं, आखिर भूकंप क्यों आते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, यहाँ देखिए, भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, यहाँ इस चैप्टर के प्रसंग में बताता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। साथियों, मैंने पहले भी बताया, प्लेट्स गतिशील रहते हैं, गतिशीलता के कारण आपस में टकराती है, और टकराने के कारण कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो सिर्फ कंपन टकराने से ही उत्पन्न नहीं होता, कभी कभी प्लेट टूटती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। इन सभी प्रक्रिया के तहत पृथ्वी में कंपन होता है, और जो भू में अर्थात पृथ्वी में कंपन होता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो आप साथियों समझ गए होंगे भूकंप क्या है। आगे इस तस्वीर को देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए, हम इसको आगे डिटेल में समझाएंगे। इस तस्वीर को आप देखिए कि ये जो प्लेट है, सीमा है, और ये देखिए कि पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भूकंप, जहाँ पर उद्गम होता है पृथ्वी के अंदर, वो भूकंप का केंद्र होता है। और पृथ्वी के सतह पर इसके ठीक सामने ऊपर, जहाँ पर वो पृथ्वी का जो ऊपर, भूकंप के ऊपर का हिस्सा पृथ्वी के सतह पर जो होता है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से तरंग सभी दिशाओं में निकलता है। इसे आप इस तस्वीर को साथियों देख लें, इससे संबंधित तथ्यों को हम आगे देखेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य साथियों कि जनवरी 1934 में दरभंगा, बिहार, मधुबनी भी शामिल था, चूंकि उस समय जिला का विभाजन नहीं हुआ था। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज, गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई। ये डेट आप याद रखेंगे कि कब कहाँ भूकंप आया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो लाल बॉक्स में आप देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तीव्रता को जिस चीज से मापते हैं उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाने पर मापा जाता है उस पैमाने का नाम है रिक्टर पैमाना। यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ, और जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है। इसे आप याद रखेंगे साथियों। यहाँ भारत का मैप दिखाया गया है, और यहाँ पर देखिए आप, यानी भूकंप क्षेत्रों का वर्णन है। यहाँ जो काले रंग के देख रहे हैं क्षेत्र, इसमें जो आप काले रंग के क्षेत्र देख रहे हैं वो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। और ये उसके बाद जो है चौथे क्षेत्र जो दिखाया गया है, ये अधिक जोखिम, और फिर ये तीसरा भाग जो है मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र है, और डॉट डॉट करके जो है वो कम जोखिम वाले क्षेत्र है। इसे आप
इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यानी पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी गुजरात, ये सब क्षेत्र जो है वो अत्यधिक तीव्रता वाले, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है और ये जोन 5 में आता है। यानी 4 जोन में बांटा गया है भूकंप को भारत में भूकंप की संभावना को देखते हुए और क्षेत्र को कहाँ पर कितने इंटेंसिटी की भूकंप आएगी, मतलब कितना संभावना है भूकंप आने की, इसके आधार पर उसको 5 जोन में बांट दिया गया है, 4 जोन में बांटा गया है साथियों। तो ये बहुत काले जो क्षेत्र देखते हैं ये अत्यधिक जोखिम वाले हैं, फिर 4 में जो आता है वो कम जोखिम वाले आते हैं, 3 में मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र आते हैं और 2 में कम जोखिम वाले क्षेत्र आते हैं। इसे आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। वो भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहते हैं, मैंने बताया था, अंडरलाइन किए हुए हम यहाँ पर। और अधिकेंद्र भू सतह पर जो निकटतम स्थान होता है, उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान जो अर्थ के सतह पर होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। ऊपर का हिस्सा जहाँ से मैग्मा निकलता है क्रेटर है, फिर उससे नीचे का हिस्सा है बेंट है या निकासद्ध कहा जाता है इसको। और जो मैग्मा मोल्टेन रॉक जो पृथ्वी के अंदर है और वही जो पिघल कर बाहर निकल रही है, तो बाहर वो लावा कहलाती है और जब तक वो अंदर होती है तब तक वो मैग्मा कहलाती है। इसको आप याद रखेंगे साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ बिहार के भूकंप क्षेत्र, चूँकि हम SCRT की बुक पढ़ा रहे हैं वर्ग 7 की, तो बिहार का जिक्र होगा। तो भूकंप 3 का जो क्षेत्र है बिहार में, भूकंप क्षेत्र 3 में आता है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया। ये जोन 3 में आता है। फिर भूकंप क्षेत्र अर्थक्वेक जोन 4 में जो आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया, ये भूकंप क्षेत्र 4 में आते हैं, जोन 4 में आते हैं। और सबसे खतरनाक, सबसे संवेदनशील क्षेत्र भूकंप क्षेत्र जोन 5 माना जाता है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा शामिल है साथियों। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। पृथ्वी के बल, पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल एवं बाह्य बल। तो आंतरिक बल को भी 2 भाग में बांटा गया है, दीर्घकालीन भू संचलन और आकस्मिक भू संचलन। दीर्घकालीन भू संचलन महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है और पर्वत निर्माणकारी बल होता है। इसके आधार पर महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल दीर्घकालीन भू संचलन है। आकस्मिक भू संचलन में ज्वालामुखी निकलेगा, विस्फोट होगा, भूकंप आएगा, भूस्खलन होगा, ये सब आकस्मिक भू संचलन होगा। अब बाह्य बल में अनाच्छादन होगा, ऋतुक्षय, अपरदन, मिट्टी का कटना, फिर पहाड़ का भी अपरदन होता है। तो ये बाह्य बल के कारण होता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण अब चीज़ है यहाँ पृथ्वी के बलों के प्रभाव के कारण, यहाँ देखिए भ्रंश रेखा है, भ्रंश घाटी है, 2 तरफ उठा हुआ क्षेत्र है। यानी बल के कारण, तनाव के कारण बीच का क्षेत्र धंस गया और दोनों तरफ का क्षेत्र ऊंचा है, तो बीच में नदी सी बढ़ती है, तो वो घाटी जो आता है वो भ्रंश घाटी कहलाती है। और उसमें जो बहती है नदियाँ वो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ होती है। साथियों पर्वत का डिफिनेशन बताया है कि पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, यानी शंकु आकार हो, ऊपर वाला हिस्सा संकुचित हो और ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। तो ऐसे आकृति को हम लोग पर्वत कहते हैं। अब पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं साथियों, बलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो बलि पर्वत जो 2 विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे बलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय रॉक। विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है साथियों, अब विपरीत दिशाओं से एक ही केंद्र पर बल लगा, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट का ये जो जमा हुआ और उससे जो पर्वत बन रहा है वो मुर्दार पर्वत या बलित पर्वत, या उसको आप कहेंगे तो मुर्दार पर्वत, बलित पर्वत, या उसको फोल्ड माउंटेन्स अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके उदाहरण है हिमालय, रॉकी, ये सब बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। मुर्दार पर्वत भी इसे कहा जाता है। भ्रंशोत्स पर्वत साथियों, तो भ्रंश घाटी से बहने वाले आपने देखा। तो इसमें क्या होता है, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, बीच का भाग धंस गया तो भ्रंश घाटी हो गया। अब बीच का भाग ऊपर उठ गया
तो भ्रंशोत्स या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा पर्वत। यानी बीच का भाग धंसा था तो भ्रंश घाटी थी, और फिर वहीं पर अगर बीच का भाग कहीं उठ जाता है तो वो भ्रंशोत्स पर्वत कहलाता है साथियों। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं साथियों, ये मोरदार पर्वत का तस्वीर दिखाया गया है। अब संचयन पर्वत को भी समझते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा व अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं तो इन्हें संचयन पर्वत के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। तो साथियों धरती के अंदर जो बॉल कभी कभी मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो इस वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा बाहर आता है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है और एक पर्वत सी आकृति बना लेती है, ऊपर में पतला सा संकरा सा और नीचे विस्तृत क्षेत्र बना लेती है। ऐसे पर्वत को संचयन पर्वत कहता है, क्योंकि लावा के संचय से ये पर्वत बना है, इसलिए इसे संचयन पर्वत कहा जाता है। जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो ऐसे ही पर्वत के उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ भ्रंशोत्स पर्वत को दिखाया गया, आप देख लीजिए यहाँ बीच का भाग उठ गया है तो ये भ्रंशोत्स पर्वत है। अब अवशिष्ट पर्वत को समझते हैं। अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। साथियों मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। तो आंतरिक बल के कारण तो आपने देखा कि महादेश का निर्माण, महाद्वीप का निर्माण, जो भूस्खलन, भूकंप, ये सब चीज़ होते हैं। और बाह्य बल के कारण क्या होता है, जो अपरदन होता है, कटते हैं। तो कभी कभी विशाल पर्वत है, धीरे धीरे उसका अपरदन होता जाता है, कटता जाता है, तो ऐसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। इसका उदाहरण अरावली का पर्वत है और पारसनाथ की पहाड़ी, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। फिर यहाँ साथियों मैंने जिस वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी पर्वत की बात की थी, संचयन पर्वत की बात की थी, इसे आप देखिए, ये मैग्मा ऐसे जमा हो गया है, पर्वत का रूप ले लिया है, इसे संचयन पर्वत कहते हैं साथियों। अब दूसरा महत्वपूर्ण आता है स्थलाकृति में पठार। अभी हम पर्वत की चर्चा कर रहे थे, भूकंप से शुरू किया हमने और फिर पर्वत के बारे में, माउंटेन्स के बारे में डिटेल में अभी हम जान रहे थे। अब आ रहा है पठार। अब पठार क्या होता है साथियों, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन से ही क्या होता है, तो जब उसका टॉप जो होता है, ऊपरी हिस्सा ज़्यादा संकरा नहीं होता है, फैला क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, तो ये पठार का रूप, पठार कहे जाते हैं। यानी टेबल लैंड होता है, उसका जो टॉप होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वो पर्वत की तरह संकरा नहीं होता है। ज़्यादा संकरा होने पर उसे पर्वत कहा जाता है, जबकि अगर वो फ्लैट है, चिपटा है, तो वो पठार कहलाता है। तो उस पठार पर भी छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ होती है साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं पठार का चित्र दर्शाया गया है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय पठार या शिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेपन पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है साथियों। अब पठार के बाद मैदान। तो शिक्षक ने समूह से पूछा, अच्छा बताओ, यहाँ शिक्षक और छात्र में बातचीत हो रही है, इसको दिखाया गया है। तो मैदान का जो होता है साथियों, जो एकदम समतल भूमि होता है, जहाँ पर अधिक ऊंचाइयाँ और अधिक गहराइयाँ नहीं, बल्कि एक समतल भूमि होती है, वो क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। जो लगभग हर जगह समतल सा भूमि होता है, ज़्यादा उसमें उच्चा वच नहीं, यानी कहने का मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव उस भूमि में नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र जो होता है वो सब मैदान कहलाते हैं साथियों। अब बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्या है, तो एक पठार है, आप सभी जानते होंगे। भूसतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, तो भूसतह पर स्थित स्थान, नीचे वाला जो था पृथ्वी के अंदर वो केंद्र था, और भूसतह पर जो स्थान है वो अधिकेंद्र है साथियों। हमने इसकी विस्तृत चर्चा की है अपने इस क्लास में। भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया साथियों? 4 भूकंप तीव्रता क्षेत्र बांटा गया है, 2, 3, 4, 5, जिसमें 5 सबसे 2 से शुरू हो रहा है इसलिए 5 तक जा रहा है, लेकिन 4 ही क्षेत्र है। 5 सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और 2 सबसे कम संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है साथियों। आगे बढ़ते सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा क्या है? भ्रंशोत्स पर्वत है, यानी वहीं पर आप देखिए भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां, नर्मदा, ताप्ती वगैरह नदियां भी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और वहीं पर उठा हुआ क्षेत्र है, इसलिए उसका नाम है भ्रंशोत्स पर्वत।
सतपुड़ा का पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत है साथियों। अब यहाँ मिलान करना है साथियों तो हिमालय वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स है, मोरदार पर्वत भी आप कह सकते हैं। फ्यूजियामा संचयन पर्वत है, ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है और दक्कन जो है वो लावा निर्मित पठार है साथियों। इस तरह से हमारा ये तीसरा चैप्टर SCERT वर्ग 7 की हमारी दुनिया यानी भूगोल की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत ये तीसरा चैप्टर समाप्त होता है साथियों। आप एक बार 2 बार जरूर इस वीडियो को सुने और ध्यान से सुने, ज़्यादा तामझाम तो नहीं है, एक छोटी सी मोबाइल से ये सारा काम कर रहे हैं और आपके बीच रख रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान से हमारी वीडियो को सुनेंगे तो प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।